क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि वामन मेश्राम का गला नहीं दबाया जा सकता, तो वो कोशिश करते हैं कि बिजली का तगला दबाया जाए। इस संगठित शक्ति के बगैर बड़ा परिवर्तन संभव नहीं है। तो नरेंद्र मोदी का झूठ सारे मीडिया में चलते रहता है, और आप लोगों ने गोबेल्स का नाम सुना होगा कि एक झूठ अगर 99 बार कहा जाए तो 100वें बार सच लगने लगता है। गोबेल्स कहता था जब भारत बंद हुआ तो नरेंद्र मोदी को संसद में संविधान संशोधन करना पड़ा। जो आदमी घंटों घंटों भाषण करता है, चलता फिरता है, देश का प्रधानमंत्री उसको मरा हुआ कह रहे हैं। पिछड़े वर्ग का ही प्रधानमंत्री और पिछड़े वर्ग के ही विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करता है, मगर नरेंद्र मोदी का जमीर मरा हुआ है। ये आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, भाजपा के लोग, बजरंग दल के लोग, खासतौर पर बजरंग दल के लोग ये बार बार हमको कहते रहते हैं, जब भी कोई घटना घटित होती है तो कहते हैं चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ पाकिस्तान। एक आरटीआई के कार्यकर्ता ने 19,48,000 नागरिकता के अधिकार से वंचित लोगों के बारे में पूछा आरटीआई में होम मिनिस्टर अमित शाह को कि अब कितने रह गए। कहा 1,006 रह गए। इधर उधर की सारी बिजली दिख रही है, हमारी बिजली चली गई। मैं जब भी बोलने के लिए गुजरात में शुरू करता हूँ तो बिजली चली जाती है, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि वामन मेश्राम का गला नहीं दबाया जा सकता, तो वो कोशिश करते हैं कि बिजली का तगला दबाया जाए। साथियों, चांदखेड़ा में बामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो परिवर्तन सभा का आयोजन किया गया है वो बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन को मनाने के संदर्भ में है। काशीराम जी ने 84 में जब बहुजन समाज पार्टी बनाई थी तो 13 स्टेट में 140 जिलों में बामसेप संगठन था। आज 31 राज्यों में 567 जिलों में 4,000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में ये संगठन फैला हुआ है। इस संगठित शक्ति के बगैर बड़ा परिवर्तन संभव नहीं है। बाबा साहब आंबेडकर के जन्मदिन के मौके पर यह बात मैं आप लोगों को खास तौर पर बताना चाहता हूं। संगठित शक्ति के बगैर बड़ा परिवर्तन संभव नहीं है, और इसलिए खापड़े साहब ने संगठन बनाने के काम के लिए जिंदगी लगा दी। काशीराम जी ने पूरी की पूरी जिंदगी लगा दी। दीना बाना जी ने भी लगा दी। कुछ लोगों को लगता होगा कि आप अपने ही संगठन की बड़ाई कर रहे हो, और कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप नरेंद्र मोदी की तरह फेंकने का भी काम कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी बहुत फेंकता रहता है। मतलब वो नरेंद्र मोदी अगर झूठ ना बोले डेली तो उसका काम ही नहीं चलता। तो नरेंद्र मोदी का झूठ सारे मीडिया में चलते रहता है, और आप लोगों ने गोबेल्स का नाम सुना होगा कि एक झूठ अगर 99 बार कहा जाए तो 100वें बार सच लगने लगता है। गोबेल्स कहता था। वो प्रचार तंत्र का गुरु माना जाता है दुनिया में। तो उस गुरु पर सबसे ज्यादा अमल करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी करता है, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो कहता है, अगर गांव में जाकर देखो तो गांव में जाकर देखते ही आपको सच लगने लगेगा। अरे तो वो तो कह रहा है कुछ और गांव में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो आपको पता चल जाता है कि झूठ बोला जा रहा है। हमने 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने के लिए भारत बंद का ऐलान किया। गली मोहल्ला बंद करने का नहीं, भारत बंद करने का।
और भारत बंद हुआ। जब भारत बंद हुआ तो नरेंद्र मोदी को संसद में संविधान संशोधन करना पड़ा, 13 पॉइंट रोस्टर समाप्त करना पड़ा, 200 पॉइंट रोस्टर लागू करना पड़ा। ये भारत के संसदीय इतिहास में किसी आंदोलन के बदौलत कानून पास करना पड़ा। ये बहुत बड़ा उदाहरण है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और वो भी संसद के अंदर का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बता रहा हूं, काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा। तो इसलिए ये बात फेंकने वाली बात नहीं है, ये हमारे संगठन शक्ति का परिणाम है, क्योंकि ये काम तो किसी ने किया ही नहीं था, हमने ही किया था, और हमारी बदौलत ही ऐसा करना पड़ा नरेंद्र मोदी को। आप जानते हो नरेंद्र मोदी कितना अकड़ू आदमी है? नरेंद्र मोदी कितना अकड़ू आदमी है, बहुत अकड़ता है। किसानों के 3 कानून नरेंद्र मोदी ने पीछे ले लिया, मगर किसानों से बात नहीं की। कितना अकड़ता है, अकड़ने की भी सारी लिमिट होनी चाहिए। कितना अकड़ता है, 3 कानून पीछे ले लिया मगर किसानों से बात नहीं की। साल भर से ज्यादा किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे मगर बात नहीं है। उदाहरण है, जब नरेंद्र मोदी अमेरिका जाता है, लंदन जाता है, यूरोप जाता है, तो वहां के लोग क्या कहते हैं? भारत का प्रधानमंत्री आया है। तो नरेंद्र मोदी को यह नहीं भूलना चाहिए कि वो भाजपा का प्रधानमंत्री नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री है। आप सोचते हो अरे भवन मिश्रा बड़ा अजीब आदमी है, जो आदमी घंटों घंटों भाषण करता है, चलता फिरता है, देश का प्रधानमंत्री उसको मरा हुआ कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपने आप को ओबीसी कहते हैं, पिछड़े वर्ग का कहते हैं, नीच जाति का भी कहते हैं, चाय बेचने वाला भी कहते हैं। और अगर वो ओबीसी के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, तो पिछड़े वर्ग के ही विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया कि पिछड़े वर्ग की जाति आधारित गिनती नहीं करेंगे। पिछड़े वर्ग का ही प्रधानमंत्री और पिछड़े वर्ग के ही विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करता है। स्वाभाविक नहीं लगता है, नेचुरल नहीं लगता है, मगर ऐसा किया। जब पिछड़े वर्ग का आदमी होकर भी पिछड़े वर्ग के विरोध में ऐसा किया, तो नरेंद्र मोदी के जमीर ने रोकने की आवाज नहीं लगाई। जमीर समझते? जिंदा आदमी में जिंदा जमीर होता है। जब नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी के लोगों के विरोध में हलफनामा दाखिल कर रहे थे, तो नरेंद्र मोदी का जमीर अगर जिंदा होता तो कहता, अरे नरेंद्र, तू तो कहता है ओबीसी है, तू तो कहता है पिछड़े वर्ग का है, तू तो कहता है चाय बेचने वाला है, और तू उन्हीं लोगों के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर रहा है। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, मगर तू ऐसे कर रहा है। अगर नरेंद्र मोदी का जमीर जिंदा होता तो नरेंद्र मोदी का जमीर ऐसे कहता, मगर नरेंद्र मोदी का जमीर मरा हुआ है। जिसका जमीर मरा हुआ होता है वो भी मरा हुआ होता है। हो गया ना? सबूत मिल गए? सबूत के साथ बोलता, बगैर सबूत की कोई बात नहीं बोलता। जिसका जमीर मरा हुआ होता है वो मरा हुआ होता है, वो चलती फिरती राज होती है। मुसलमान लोग मुझे बार बार ग्रुप में मिलते थे और कहते थे कि मेश्राम जी, हमें बहुत पीड़ा होती है एक बात की। मैंने पूछा कौन से बात की? कि आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, भाजपा के लोग, बजरंग दल के लोग, खासतौर पर बजरंग दल के लोग, ये बार बार हमको कहते रहते हैं, जब भी कोई घटना घटित होती है तो कहते हैं चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ पाकिस्तान। जब पाकिस्तान बना तब हम नहीं गए, अब क्या जाएंगे? जब पाकिस्तान बना तब हम नहीं गए तो अब क्या जाएंगे? और पीड़ा बहुत होती है ऐसा कहने से। तो आप कुछ करो।
मैंने उनको कहा आपके मुसलमानों के नेता है, उनको कहो नहीं वो कुछ करने वाले नहीं, आप ही कुछ कर सकते। मैंने कहा ये बहुत क्रिटिकल मामला है, मगर इस पर मैं थोड़ा मंथन करूंगा, चिंतन करूंगा और उसके बाद कुछ करूंगा, जब मौका मिलेगा तब करूंगा। मुझे मौका मिला और मैंने कार्यक्रम के दौरान घोषित किया, बड़े कार्यक्रम के दौरान घोषित किया कि भारत में रहने वाले तमाम मुसलमान भारत के मूल निवासी है, जो विदेशी थे वो पाकिस्तान चले गए, जो रह गए हैं वो सारे के सारे भारतीय मुसलमान हैं, मूल निवासी मुसलमान हैं। जब ये बयान मैंने दिया तो कुछ दिन के बाद मोहन भागवत का बयान आया और मोहन भागवत ने बयान दिया कि मुसलमानों के पुरखे और हमारे पुरखे एक ही थे। यदि हम लोग सारे मुसलमानों को भारत के मूल निवासी कह रहे हैं, उसके बाद अगर बजरंग दल के आरएसएस के लोगों के द्वारा चले जाओ पाकिस्तान कहा जाएगा, तो मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वामन मेश्राम के साथ जाएंगे। आ रहा कुछ समझ आ रहा? ज्यादा दिमाग में बोझ मत डालना, वो मैं समझता हूं, सारी चीजें आपके समझ में नहीं आएगी। उनको जो समझ में आती है उतनी हमारे लोगों को समझ में नहीं आती है। बोले कि अगर आप लोगों ने ऐसा कहा चले जाओ पाकिस्तान, तो अभी वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वामन मेश्राम के साथ जाएंगे। और एससी एसटी ओबीसी प्लस मुसलमान अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर डेली हमारी चटनी बनाकर नाश्ते में खाएंगे। इसलिए वो लोग अब कह नहीं रहे, मना कर दिया, ऐसा मत कहो। उदाहरण देके बता रहा हूं, सबूतों के साथ बता रहा हूं कि हमारे संगठित शक्ति का परिणाम और प्रभाव कितना है। आपको याद होगा हम लोगों ने 29 जनवरी 2020 को भारत बंद किया सीएए के मुद्दे पर। नहीं तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह डेली कहते थे सीएए 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 सीएए, डेली कहते थे और डेली अखबार में छप के आता सीएए। तो हमने सीएए के बारे में निर्णय किया। उसके पहले मैं आप लोगों को सीएए के बारे में समझाना चाहता हूं। सीएए कानून है जो पार्लियामेंट के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में पास किया हुआ। उसके पहले आसाम में 2006 में कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, और आसाम में कांग्रेस की स्टेट गवर्नमेंट की सरकार थी। तो 2006 में पहला डिटेंशन कैंप कांग्रेस के राज में आसाम में लागू हुआ। तो छोटे लेवल पर जो सीएए है वो आसाम में लागू हुआ और 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया। कितने लोगों को, हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोगों को पता है कि नागरिकता के अधिकार से वंचित करने का क्या मतलब है? नागरिकता के अधिकार से अगर किसी नागरिक को वंचित कर दिया जाता है तो उसकी सारी संपत्ति सरकार जब्त कर लेती है, उसको अरेस्ट कर लेती है और उसको डिटेंशन कैंप में, जेल कैंप में रख देती है सारे बच्चों के साथ। एक आरटीआई के कार्यकर्ता ने 19,48,000 नागरिकता के अधिकार से वंचित लोगों के बारे में पूछा आरटीआई में होम मिनिस्टर अमित शाह को कि अब कितने रह गए। कहा 1,006 रह गए। 19,48,000 में से 19,48,000 में से 1,006 लोग केवल रह गए हैं भारत बंद के बाद। ये खुशी की बात मैं बता रहा हूं। और अभी कुछ दिन पहले हमने ओबीसी के बच्चों के मेडिकल एडमिशन से संबंधित नीट की जो समस्या थी, ओबीसी का प्रधानमंत्री, ओबीसी का ही एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उसके ही मिनिस्ट्री का मामला था ओबीसी का, मगर उन्होंने समस्याओं का समाधान नहीं किया। और हमने कलेक्टर ऑफिस में सारे देश भर में
कागज में निवेदन दिया कलेक्टर, वो कागज का निवेदन पीएमओ ऑफिस में गया। अब पीएमओ ऑफिस में, पीएमओ ऑफिस का मतलब है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पीएमओ, उसमें मेरे नाम की फाइल बनी, वामन मेश्राम, और डिप्टी कमिश्नर इंटेलिजेंस नाम का अधिकारी उस काम पर लगाया गया कि डेली रिपोर्ट करो। क्यों? क्योंकि वामन मेश्राम की गतिविधि महीने में एक बार नहीं होती, डेली होती है, तो इसलिए डेली रिपोर्ट करो। महीने में डेली होती है, काल्पनिक नहीं कह रहा हूं, डेली होती है, उनको मालूम है, तो इसलिए रिपोर्टिंग होती है। उनको पता चला कि ओबीसी के मेडिकल एडमिशन से संबंधित निवेदन आया है, देखा, ये तो वामन मेश्राम का लगता है। देखो देखो, भारत बंद लिखा है क्या? नहीं, भारत बंद तो लिखा हुआ नहीं है, मगर वो आखिरी बार अगर नहीं मानेंगे तो भारत बंद करेंगे। अगर बात नहीं मानी गई तो भारत बंद करेंगे ही, क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्तर का बेरोजगार आदमी, अब राष्ट्रीय स्तर का ही तो काम होगा ना भाई, है? तो नीट का, ओबीसी के मुद्दे का मामला हमने हमारी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को हल करना पड़ा, बराबर है चौधरी साहब? ये पिछड़े वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनके साथ कोऑर्डिनेशन से ही हमने काम किया। तो आने वाले समय में ये जो संगठित शक्ति है, ये संगठित शक्ति से आरएसएस को क्या तकलीफ हो रही जानते हो? आरएसएस को, विश्व हिंदू परिषद को, बीजेपी को क्या तकलीफ हो रही जानते हो? क्या तकलीफ हो रही? सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हमारे, फिर भी वामन मेश्राम भारत बंद कर देता है। तो समझ में आ रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी, कई राज्य सरकारें हमारी, फिर भी वामन मेश्राम भारत बंद करता है, और भारत बंद करने के बाद उसकी बात मानना पड़ता है। साहब बहुत दुख लगता है, बहुत दुख लगता है। और बैकवर्ड का मामला उठाने के बाद में अगर ना माने तो बैकवर्ड एक वामन मेश्राम के साथ चले जाएंगे। अगर 52% ओबीसी वामन मेश्राम के साथ चले जाएंगे तो अगले बार वामन मेश्राम की सरकार आ जाएगी। तो अच्छा है, बात मान लेते हैं, सरकार को रोकते हैं। तो सरकार को रोकने के लिए बात हमारी मानते हैं कि सरकार ना आए, कम से कम साले किसी भी कारण से हो, हमारी समस्या का समाधान तो हो रहा है। तो आज हमारी समस्या का समाधान करने के लायक हम हो गए, इतनी संगठित शक्ति हो गई है। और 10 साल में 20 बार भारत बंद करने के बाद में कितनी विशाल ताकत निर्माण होगी, इसका अंदाजा मैंने आपको बताया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यह काम जल्दी भी हो सकता है। मैं 10 साल में 20 बार भारत बंद करने की बात कर रहा हूं, मगर यह काम जल्दी भी हो सकता है। ये आपके ऊपर निर्भर है। अगर आपने, एक व्यक्ति ने 10 लोगों को जागृत किया, 10 लोगों ने 10 लोगों को जागृत किया, अगर ऐसा सर्कल बन गया सारे देश भर में, तो कई करोड़ लोग जो हैं तैयार होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत बड़े पैमाने पर करोड़ों लोग तैयार हो जाएंगे। और आंदोलन के लिए अगर 10-15 करोड़ लोग सड़क पर उतर गए, 2-3 करोड़ लोग गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को उतारा था, तारीख के साथ बोल रहा, 2-3 करोड़ लोग 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने कहा चले जा, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। 2-3 करोड़ लोगों को सड़कों पर उतारा। अगर हमने 10-15 करोड़ लोगों को उतार दिया, ये भी चले जाएंगे। मतलब सत्ता से चले जाएंगे, भारत से हम नहीं जाने देंगे। सत्ता से चले जाएंगे, भारत से नहीं जाने देंगे। भारत से क्यों नहीं जाने देंगे? SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इकट्ठा होकर SC ST OBC पर ही राज करे, मजा नहीं आएगा। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इकट्ठा होकर अगर ब्राह्मणों पर राज करने का मौका मिलेगा तो थोड़ा मजा आएगा। जैसे हमारे लोगों को नमकीन खाने में मजा आता है, तो ऐसा मजा आएगा। तो आप लोगों को मजा आए, इसकी भी मैं खबरदारी ले रहा।
इसकी भी तैयारी मैं कर रहा हूं। तो इसलिए आने वाले समय में अगर आप इस बात को दिल से, हृदय से, दिमाग से, साथ सहयोग करने का काम करें तो बहुत जल्दी हम इस सफलता को हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। जो लोग हमारे भारत बंद की वजह से दुखी हुए, वो लोग हमारे आंदोलन में तोड़फोड़ करने की साजिश भी कर सकते हैं। दो ध्यान रखो, मैं थोड़ा सा आपको सतर्क कर रहा हूं, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो आमने सामने आकर लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। वो लड़ाई कभी लड़ता ही नहीं है, हमारे लोगों को ही आपस में लड़ाता है। इतिहास है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद 6247 जाति के टुकड़ों में इन्होंने हमारे लोगों को बांटा, मूल निवासियों को बांटा। आजादी के आंदोलन में इन लोगों ने नारा लगाया था, बांटो और राज करो, अंग्रेजों की नीति है। डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, अंग्रेजों की नीति है। ये प्रचार ब्राह्मणों ने किया था, मगर ये नीति अंग्रेजों की नहीं थी, ब्राह्मणों की थी। क्योंकि अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान दो ही टुकड़ों में बांटा, मगर ब्राह्मणों का इतिहास है पुष्यमित्र शुंग की हत्या, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद रामायण लिखी गई, महाभारत लिखा गया, पुराण लिखा गया। ब्राह्मण क्या कहते हैं जानते हो? हमारा ये जो रामायण है, महाभारत है, गीता है, बहुत प्राचीन है, प्राचीन है। अबे कितना प्राचीन है, प्राचीन। अब तारीख तो बता, कितना प्राचीन है? बुद्ध के पहले का है कि बाद का है? अशोका के पहले का है कि बाद का है? सम्राट बृहदत्त मौर्य के बाद का है कि पहले का है? महाराष्ट्र में शिवाजी का गुरु रामदास को बनाया था ही नहीं, ब्राह्मण ने कुलकर्णी ने लिखा, ये गुरु था ही नहीं। इनकी कभी मुलाकात तक नहीं, गुरु तो बहुत दूर की बात है, मुलाकात ही नहीं हुई। उसी तरह से मौर्यों का गुरु चाणक्य को बताया, जो पैदा ही नहीं हुआ। चाणक्य नाम का कोई आदमी पैदा ही नहीं हुआ है। और हमने कल जूनागढ़ में ऐलान किया, जो ब्राह्मण चाणक्य पैदा हुआ ये सिद्ध कर देगा, उसको 10 लाख रुपए का बख्शीश दिया। गुजरात के ही नहीं, तमाम सारे देश के ब्राह्मणों को यहां से मैं ऐलान करता हूं, ये 10 लाख रुपए का बख्शीश देंगे अगर किसी ने, किसी ब्राह्मण ने, किसी विद्वान ब्राह्मण ने, किसी पंडित ब्राह्मण ने अगर ये सिद्ध कर दिया कि चाणक्य पैदा हुआ। वो चंद्रगुप्त का भी गुरु था, वो अशोका का भी गुरु था, साला 200 साल पैदा जिंदा था। यानी जितने मौर्य थे सारों का गुरु था। वो इसलिए महान हुए क्योंकि चाणक्य की वजह से महान हुए। वो महान नहीं थे, वो चाणक्य महान था, इसलिए ये महान हो गए, जो पैदा ही नहीं हुआ। एक नाटक का पात्र है चाणक्य, एक नाटक का पात्र है, इतिहास का पात्र नहीं है, नाटक का पात्र है। और हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, आप लोगों को मालूम है। वामन मेश्राम बगैर सबूत के कोई बात नहीं करता, और ब्राह्मणों को भी मालूम है। वामन मेश्राम बोल रहा क्या? वो तो फिर बगैर सबूत के नहीं बोल रहा है। हम लोग इतने गधे तो है नहीं कि 10 लाख रुपए दे देंगे, इतने गधे तो है नहीं। अरे खातरी करके ही तो हम लोग घोषणा कर रहे हैं भाई, इतने गधे तो है नहीं हम लोग। तो इसलिए मैं आप लोगों को यह बात समझा रहा हूं कि अब जो हमारा दुश्मन है इस बात से परेशान है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारा राज्य सरकार, हमारी मुख्यमंत्री हमारे फिर भी ये भारत बंद करते हैं। तो इसको रोकने के लिए हमारे अंदर के ही दुश्मनों को साजिश के तौर पर तोड़फोड़ के काम में लगा सकते हैं, क्योंकि वो आमने सामने की लड़ाई हमारे साथ लड़ नहीं सकते, और आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे तो टिक नहीं सकते। आपको याद है भीमा कोरेगांव में हमारे 500 लोग थे, हमारे खानदान के 500 लोग थे, 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को मारा। जरा पढ़ लो, दुनिया के इतिहास में कोई इतिहास है ऐसा? 500 लोगों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को परास्त किया, कोई उदाहरण नहीं है।
उन्हीं लोगों के खानदान से हम लोग संबंधित है, तो इसलिए मैं लकड़ी लेकर भी नहीं घूमता हूँ देश में। ब्राह्मणों को मालूम है अमर मिश्रा, वो तो 500 लोगों का खानदान का आदमी है। तो हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगता। सारे देश भर मुझे लोग पूछते, विश्राम जी आप जो भाषण करते हैं डर नहीं लगता? मैंने कहा पंडित जी को जाके पूछो। मुझे क्यों पूछ रहे हो, पंडित को जाके पूछो, हमें तो डर नहीं लगता। साथियों, मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि हम जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, प्रमाणित बोल रहे हैं। इसलिए कोई एफआईआर नहीं हो सकता, कोई कोर्ट में केस नहीं हो सकता। सारे सबूत मेरे पास है। अगर केस किसी ब्राह्मण ने किया तो जज के मुंह पर सबूत फेंक के मारूंगा। सबूत नहीं मिलते, अगर नहीं रहते तो मैं इंग्लैंड में जाके सबूत इकट्ठा करके लाया। बाबा साहब अंबेडकर ने एक मनुस्मृति जो रेफरेंस के तौर पर यूज करते थे, वो भारत में से ब्राह्मणों ने गायब कर दिया। तो मैं लंदन गया कि वो मनुस्मृति चाहिए। कहा कि वो यहाँ नहीं मिलेगी। ये कहाँ मिलेगी? कि ऑस्ट्रेलिया मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया में क्यों मिलेगी? तो अंग्रेजों ने कहा कुछ अंग्रेज हमारे वहां भी रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजों का राज है, कनाडा में अंग्रेजों का राज है, अमेरिका में अंग्रेजों का राज है। ये भूमि अंग्रेजों की किसी की नहीं है। बराबर पटेल साहब, ये अंग्रेजों की नहीं है। अंग्रेज इंग्लैंड से चलकर दूसरों के भूमि पर कब्जा किया। तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर 200 साल पुरानी मनुस्मृति मैंने लाया, मेरे पास रिकॉर्ड, वो पुरानी कॉपी है। तो मैंने हमारे लोगों को कहा इसकी डिजिटल कॉपी तैयार करो, जैसे साले खत्म ही नहीं होती। डिजिटल कॉपी करने के बाद कागज सड़ जाता है, डिजिटल कॉपी कभी सड़ती नहीं है। हमारे लोगों को यह भी पता नहीं डिजिटल कॉपी क्या होती है। डिजिटल कॉपी जो है, जो टेक्नोलॉजी की बातें है। तो इस तरह से साथियों, हम कोई भी बात बगैर सबूत के नहीं करते हैं, सबूतों के आधार पर ही सारी बातें करते हैं। सारे देश भर में करते हैं। जहां बीजेपी की सरकारें हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मामला उनके हाथ में है, वहां भी करते हैं। तो जन समर्थन है, इसकी वजह से करते हैं। सारे देश में हमारा जन समर्थन है, सामान्य बात नहीं है। तो इसलिए आप लोग अगर इस समर्थन को बढ़ाने का काम करें तो ये काम 10 साल नहीं, जल्दी हो सकता है और इसे जल्दी करना चाहिए। मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूं, इसे जल्दी करना चाहिए, ज्यादा देर नहीं लगाना चाहिए, जल्दी करना चाहिए। और जल्दी करने के लिए मैं आप सभी लोगों को अनुरोध करता हूं, आमंत्रण देता हूं, इस आंदोलन में आप शरीक हो जाइए, इसका कार्यकर्ता बनिए, इसका सपोर्टर बनिए, आप इसका साथ सहयोग करिए, दूसरे लोगों को भी साथ सहयोग में खड़ा करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जल्दी सफलता मिलेगी। जल्दी सफलता की मैं कामना करता हूं। और कुछ खुशी की बातें जो आपको मैंने बताने की कोशिश की, उस बात को आप लेकर जाएंगे आगे। तो गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।